हाँ, तो अपन इलिप्स पे टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहे थे और टेंजेंट नॉर्मल और ज्योमेट्री से बेस्ड अपन बहुत सारे सवाल भी कर रहे थे। ठीक है, अब आइए और सवाल करेंगे। सवाल चल रहे थे, सवाल ही करने हैं मेनली, ताकि अपन को टेंजेंट नॉर्मल और इनकी ज्योमेट्री ढंग समझ में आ जाए। आइए एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं ध्यान दें। क्वेश्चन कहता है टेंजेंट एट पॉइंट P cuts major axis in capital T and minor axis in small t. मेजर एक्सिस को कैपिटल टी पर कट करता है और माइनर एक्सिस को स्मॉल टी पर कट करता है। C is center and capital Y is foot of perpendicular from center on tangent, और कैपिटल Y क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन टेंजेंट। शो प्रूव दैट के बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो करना है कि टी टी इंटू पी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑल्सो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी टी इज ए प्लस बी। चलिए आइए मिलजुल के इस क्वेश्चन को करते हैं ध्यान से, धीरे धीरे, बिना कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेंजेंट एट पॉइंट P कट्स मेजर एक्सिस इन कैपिटल T। इलिप्स की बात चल रही है तो यहां बना लेते हैं। इलिप्स का चैप्टर चल रहा है पर क्वेश्चन में कहीं इलिप्स नहीं लिखा है, लेकिन इलिप्स ही है। ओके, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P कट्स मेजर एक्सिस इन कैपिटल T। टेंजेंट अपन ने किसी पॉइंट पर खींची, ये लीजिए, ये रहा पॉइंट P। इलिप्स के ऊपर जनरल पॉइंट A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। इस टेंजेंट ने मेजर एक्सिस को कैपिटल T पर कट किया और माइनर एक्सिस को स्मॉल t पर कट किया। जैसे जैसे चीजें देखते जा रहे हैं, लिखते जाए, सारी चीजें अपन को नोन है। इस टेंजेंट की इक्वेशन हम जानते हैं, x cos थीटा बाई A प्लस y sin थीटा बाई B इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल T पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां y 0 होगा, x एक्सिस y को 0 रख दें तो ये निकल के आ जाएगा a sec थीटा कॉमा 0। स्मॉल t पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0 कॉमा b कोसेक थीटा। आइए अगर tt लेंथ की बात करें तो tt लेंथ और कुछ नहीं, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें इन दो पॉइंट के बीच में तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये टीटी लेंथ निकल के आ गई। चलो पहले बल्कि ये वाला हिस्सा कर लेते हैं, टीटी की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि टीटी की मिनिमम वैल्यू निकालना इजी है। इधर देखिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस हिस्से को देखें, किस हिस्से को देखें? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। एम जीएम लगा दें या कैसे भी कर लें, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 2ab से बड़ा ही होगा। इसको आप क्वाड्रेटिक बना के कर लें, एम जीएम से कर लें, 100 तरीके हैं, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी टीटी, अब इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab होगी तो टीटी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी टीटी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये लीजिए, दूसरा पार्ट अपन ने पहले कर लिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ टीटी इज ए प्लस बी, जो कि क्लियरली निकल के आ रहा है कि टीटी की मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी है। आइए पहले पार्ट पर आ जाए। पहले पार्ट को करने के लिए एक और रंग की जरूरत पड़ेगी, ये रहा सेंटर सी। सेंटर सी से जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला है, वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है उसको कैपिटल वाई कह दिया है। अब यहां पर पी वाई डिस्टेंस निकालनी है, तो पी वाई डिस्टेंस ऐसे हम नहीं निकाल पाएंगे,
तो हम पी वाई डिस्टेंस के लिए थोड़ी सी चालाकी करते हैं। कैसी चालाकी? पी पॉइंट पे नॉर्मल खींच दो। नॉर्मल खींच दिया आपने पी पॉइंट पे। नॉर्मल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए इस फुट ऑफ नॉर्मल को हम कुछ कह देते हैं, ए कह दो, ए बी सी डी, डी कह दो। तो जो पी वाई लेंथ है वो और कुछ नहीं सी डी लेंथ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल 90 डिग्री, बेहतरीन रेक्टेंगल बन गया। नॉर्मल की इक्वेशन लिखना हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर सरका दें। तो जो पी वाई लेंथ चाहिए वो और कुछ नहीं सी डी लेंथ के बराबर हो जाएगी। कुछ बच्चे वाई फाइंड आउट करके पी वाई ऐसे चक्कर में ना पड़े, ज्योमेट्री का यूज करें। पी वाई लेंथ सी डी। अच्छा, और सी डी लेंथ क्या है? सी डी और कुछ भी नहीं है, सी डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से नॉर्मल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियरली टी टी ये लिखा हुआ, पी वाई ये लिखा हुआ। अंधा बच्चा देख सकता है टी टी इंटू पी वाई इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियरली देखिए टी टी 1 और पी वाई 2 क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 एंड। लीजिए हो गया, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया। लीजिए, तो हमने मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली और साथ में ये भी प्रूव कर दिया कि टी टी इंटू पी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉपी करो। अब सुनेंगे सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से। आइए एक दो और बातें करें और चैप्टर को आगे बढ़ाएं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और वो सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली। अब मैं बताने जा रहा हूं कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। आइए बात करें कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। अगर मिडिल पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है, अगर मिडिल पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है, तो हम बड़े आराम से कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहां पर कॉर्ड की इक्वेशन निकालने की ट्रिक है, और ट्रिक है t इक्वल टू s1। ये जो ट्रिक है ये तीनों में काम करती है। ये पैराबोला में भी काम करती है, यह ट्रिक एलिप्स में भी काम करती है, यह ट्रिक हाइपरबोला में भी काम करती है, और यह ट्रिक सर्किल में भी काम करती है। लेकिन हम लोग इसको पैराबोला और सर्किल में आमतौर पर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पैराबोला और सर्किल में इससे ज्यादा आसानी से कॉर्ड की इक्वेशन निकल जाती है। लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला इतने बर्बाद हैं कि उनमें और कोई चारा नहीं है सिवाय t इक्वल टू s1 के। तो आमतौर पर इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम करेंगे एलिप्स और हाइपरबोला में कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। t का मतलब टेंजेंट की इक्वेशन, यानी x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस 1। और s1 का मतलब है कर्व में x1 y1 रख दो तो आ जाएगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is x1, y1। ये कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट को याद रखने का एक इजी तरीका है, t इक्वल टू s1। कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट को अपन ने पैराबोला में तो डायरेक्टली कर लिया था, सर्किल में भी डायरेक्टली कर लिया था। पैराबोला और सर्किल में हम लोग इसका यूज नहीं करते, क्योंकि पैराबोला और सर्किल की ज्योमेट्री ज्यादा सिमेट्रिक होती है, तो उसके अंदर हम कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट डायरेक्टली निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि उतना अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए डायरेक्टली इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। यह कंसेप्ट हम जनरली यूज करेंगे इलिप्स और हाइपरबोला में, लेकिन यह हर सेकेंड डिग्री कर्व में ट्रू है, सर्किल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में। अगर आपको मिडिल पॉइंट पता तो कॉर्ड की इक्वेशन t इक्वल टू s1। कॉपी करो। बाहर के पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचेंगे, उन दोनों टेंजेंटों की इक्वेशन निकालना मैंने सिखा दी है। बाहर के पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचेंगे, बाहर के पॉइंट से
जो दो टेंजेंट खींचेंगे उन दोनों टेंजेंटों की इक्वेशन मैंने निकालना आपको सिखा दी। अगर बाहर का पॉइंट x1 y1 है तो बाहर के पॉइंट से इलिप्स को दो टेंजेंट आती हैं, इन दोनों टेंजेंटों की अलग अलग इक्वेशन आपको निकाल दी है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, इक्वेशन टू पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन का क्या मतलब बताता हूं। इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो और दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मिल गई पेयर ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो और दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मिल गई पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर एक तरीका तो भैया वो घिसोड़ वाला है कि भैया बाहर के पॉइंट से दोनों अलग अलग टेंजेंटें निकालो, दोनों टेंजेंटों को मल्टीप्लाई करो, मिल गई पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। और एक डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीका क्या है, रट ले SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये चीज हमेशा काम करती है फॉर एवरी सेकेंड डिग्री कर्व। एवरी सेकेंड डिग्री कर्व का मतलब सर्किल के लिए भी, पैराबोला के लिए भी, एलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए भी। अगर बाहर का पॉइंट x1 y1 है, अगर बाहर का पॉइंट x1 y1 है और बाहर के पॉइंट से हमको पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, पेयर ऑफ टेंजेंट यानी दोनों टेंजेंटों की इक्वेशन मल्टीप्लाइड टुगेदर चाहिए, तो सीधे SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आपको देता है पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, यानी दोनों टेंजेंट की इक्वेशन मल्टीप्लाइड टुगेदर। S का मतलब कर्व की इक्वेशन, S1 का मतलब कर्व के अंदर पॉइंट रख दो, टी स्क्वायर का मतलब टेंजेंट की इक्वेशन का स्क्वायर भैया, x(1 बाई ए स्क्वायर) कहो, ये बन गया। यही है पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन टू पेयर ऑफ टेंजेंट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। कॉपी करिए, क्वेश्चंस लगाएंगे अब हम। टेंजेंट नॉर्मल बहुत तेज चल रहा है, आइए। द टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द इलिप्स इंटरसेक्ट्स मेजर एक्सिस इन कैपिटल T। आइए डायग्राम बनाते चलते हैं, डायग्राम बनाना बिल्कुल बात सही रहती है। ये लीजिए, किसी पॉइंट P पर खींचा गया टेंजेंट मेजर एक्सिस को कैपिटल T पर कट करता है, तो ये लीजिए ये पॉइंट P। जैसे डायग्राम बनाए चीजों को मानते भी जाएं, a cos थीटा b sin थीटा, टेंजेंट की इक्वेशन x cos थीटा बाई a y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। मेजर एक्सिस को कैपिटल T पर कट करती है तो a sec थीटा कॉमा 0 सबकी जरूरत पड़ेगी। एंड n इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द सेम एक्सिस, और P से सेम एक्सिस को फुट ऑफ परपेंडिकुलर n है, तो P से सेम एक्सिस को जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है n है, n कितना, a cos थीटा कॉमा 0। आगे बोलता है शो दैट द सर्किल ऑन एंटी एज डायामीटर इंटरसेक्ट्स द ऑक्सिलरी सर्किल। आइए बात करें ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एंटी को डायामीटर मान के बनाया गया सर्किल। अब यहां लिख देते हैं सर्किल ऑन एंटी एज डायामीटर। आइए डायमेट्रिक फॉर्म आपको याद होगा, x1 y1 अगर डायमीटर का एक एंड पॉइंट है और x2 y2 अगर डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो आप लोग तो खैर बहुत बुद्धिमान है। सर्किल ऑन एंटी एज डायमीटर x माइनस a cos थीटा इंटू x माइनस a sec थीटा y माइनस 0 y माइनस 0। ये आ गई भाई इक्वेशन। इसको रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब a cos थीटा माइनस a sec थीटा है तो a स्क्वायर ही हो जाएगा और वो भी प्लस a स्क्वायर होगा, और यहां पर x का कोफिशिएंट आ जाएगा
माइनस एक्स इंटू ए कॉस थीटा प्लस ए सेक प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 1। इसको हम ऐसा कह देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो दो इक्वेशन निकल के आ गई। हमको दिखाना है कि ये जो दो सर्किल निकल के आए ये दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल हैं। दो सर्किल ऑर्थोगोनल कब होते हैं? दो सर्किल ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 c1 प्लस c2। वैल्यू पुट करिए। 2g1 g2 की वैल्यू 0, 2f1 f2 की वैल्यू 0, c1 की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। हैंस पार्टी सिद्ध कर दिया कि एंटी को डायमीटर मान के जो सर्किल बनाएंगे वो ऑक्सिलरी सर्किल को ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। कॉपी करिए। एक और जबरदस्त सवाल देखिए ध्यान से। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन कहता है ऐसे पॉइंट का लोकस निकालिए। तो भैया इसका लोकस निकालना h कॉमा के मान लेते हैं। ऐसे पॉइंट का लोकस निकालिए जहां से अगर हम टेंजेंटे खींचें तो इन टेंजेंटों की जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बने वह कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस सर्किल को टच करे। किस सर्किल को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को। तो ये सर्किल है कोई, इसको टच करे। टच 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 ऐसा। उन सारे पॉइंट का लोकस निकालना है जहां से खींची गई टेंजेंटों का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आए वो इस सर्किल को टेंजेंट हो। ललुआ सवाल है, हलुआ सवाल है। अगर ये बिंदु h कॉमा के है तो हमारे हिसाब से इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे हिसाब से ये हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो गई। अब अगर ये इस सर्किल को टच करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रेडियस के बराबर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 सी होना चाहिए। इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट h बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट k बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। स्क्वायरिंग कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, यानी h स्क्वायर ए की पावर 4 k स्क्वायर बी की पावर 4 1 बाई सी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर ए की पावर 4 y स्क्वायर बी की पावर 4। बस आंसर। इजी था, इजी था, इजी था। उन सारे पॉइंटों का लोकस निकालना था जहां से खींची गई टेंजेंट का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो वो इस सर्किल को टेंजेंट हो। कॉपी कर लीजिए। अभी मैं 3-4 आप सवाल लेंगे, सवाल खूब सारे है ना। ये सब आईटी में आया हुआ पैराग्राफ है, 3 सवालों का पैराग्राफ है 1 2 3। ये देखिए ध्यान से इस सवाल को, मुझे उम्मीद है क्लियर। नहीं, आराम से कॉपी करो, पहले सुन लो। 3 सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलो देखते हैं। कंसीडर द इलिप्स दिस, स्टैंडर्ड इलिप्स है, एंड पैराबोला दिस, और एक पैराबोला है। ठीक है, तो अपन तीनों सवाल एक साथ नहीं करते, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता नहीं क्या क्या, एक एक करके धीरे धीरे करते हैं, जगह भी चाहिए होगी अपन को। तो अपन क्या करते हैं, इसको तो क्रॉप कर लेते हैं, है ना, एक एक करके करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले पहला सवाल लेते हैं। और टेक्नोलॉजी का यहां पर गुरुजी ने फायदा उठाया है। और देखिए एक सवाल, हटाओ इसको, ये लीजिए। तो इस सवाल का हमको जवाब देना है, फिर एक एक करके हर पार्ट को ले लेंगे। तो पहला सवाल क्या कहता है, आइए इसी को करते हैं, शुरू करते हैं यहां से। कंसिडर द इलिप्स दिस एंड द पैराबोला। और कितना जूम आंख है कि बटन है भैया, का लगा के बैठा हुआ है। ये लीजिए, और जूम नहीं हो सकता। चलिए ओके,
हाँ, चलो सवाल पढ़ते हैं। कंसिडर द इलिप्स दिस एंड द पैराबोला दिस। ठीक है भैया, इलिप्स दे रखा है, स्टैंडर्ड इलिप्स है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, इलिप्स को जब भी बनाए, जब सारी चीजें गिवन हो तो मार्क करते हैं खटाखट। 9 और 4, तो ये 3, ये -3, ये 2 और ये -2। एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। पैराबोला पीले कलर से बनाएंगे, पी से पीला कलर, पी से पैराबोला, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। बाई सिमेट्री कह सकते हैं इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट सेम होगा। अच्छा, दे इंटरसेक्ट एट P एंड Q इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को P कहा गया है और फोर्थ क्वाड्रेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को Q कहा गया है। आइए P और Q बड़े आराम से निकाल सकते हैं सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करेंगे आइए मैं बताता हूं। इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है x²/9 y²/4 इक्वल टू 1, और पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² इक्वल टू 2x। दोनों करो को सॉल्व कर लें तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। y² को 2x रख दें ना, तो x²/9 प्लस 2x/4 इक्वल टू 1। तो इसको चाहो तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² आ जाएगा। यहां 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x आ जाएगा, -18 इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक बन गई, x में क्वाड्रेटिक बन गई। आइए इसके रूट निकालें, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac। अरे तेरी, तो प्लस 4 दूनी 8, 18 इंटू 8, 8 8 64 है ना, 4 दूनी 8, 8 8 64, 8 1 8, और 8 और 14 144 अपॉन 2a4 आ गया। तो यहां से -9 प्लस माइनस 81 प्लस 4 और 1 5, और ये तो 4 और 5 आ गया, 8 4 12। अरे वाह, 225। तो 225 यानी रूट से सुंदर ही आए हैं। -9 प्लस माइनस 15 है ना, ये आ गया बड़ा 4। 15 का स्क्वायर ही होता है ना 225, गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी -9 माइनस 15, एक आ जाएगा, तो -9 माइनस 15 -24/4, और एक आ जाएगा -9 प्लस 15 दैट इज 6/4। ये रख कर देंगे क्योंकि x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, डायग्राम से दिख रहा है। तो x कोऑर्डिनेट 3/2 निकल के आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट अगर 3/2 निकल के आ गया तो y कोऑर्डिनेट यहां रख दें x को 3/2, तो √3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 3/2 √3, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3/2 -√3। P और Q निकालने के लिए हमने मेहनत नहीं की, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। उसके बाद और भी बहुत कुछ कहता है। P and Q, टेंजेंट टू द इलिप्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट R। इलिप्स को जब P और Q पर टेंजेंट खींची गई तो R पर कट करते हैं। तो ये लीजिए P पॉइंट की टेंजेंट, Q पॉइंट की टेंजेंट, ये x एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। P और Q में से किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट लिख लें, जैसे हम P पॉइंट पे टेंजेंट लिख लेते हैं, x1 x इंटू 3/2 इंटू 9 प्लस y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया। ये x एक्सिस को कहां काटेगी, जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि इन दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा। तो y को 0 कर दे, 3 3 9 6। एक बार चेक कर ले, y 0 हो गया, तो 3x/6 इक्वल टू 16। तो r पॉइंट भी निकल के आ गया। टेंजेंट टू द इलिप्स एट P and Q इंटरसेक्ट XR एंड टेंजेंट टू पैराबोला एट P and Q। तेरी तो ये तो पता नहीं क्या करवाना चाहता है। चलो रंग चुनते हैं, और पैराबोला को P और Q पर जो टेंजेंट खींची, ये पैराबोला की टेंजेंट खींची, ये कट करती हैं Q पर, नहीं Q नहीं, S पर, S पर। तो पैराबोला की भी एक टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, y1, तो y1 यानी y इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस x1/2 x प्लस 3/2। अब जहां पर भी x एक्सिस को काटेंगे वहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये पॉइंट आ गया -3/2, 0। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं चीजों को निकालते जाएं,
तो पी क्यू एस आर सब निकाल लिया हमने। पहला पार्ट क्वेश्चन का कहता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर। आपको पी क्यू एस तीनों पॉइंट पता है, पी क्यू एस और पी क्यू आर। देखो इस बार ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये देखिए, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो जो हाइट का रेशियो होगा, हाइट का रेशियो 6 - 3/2 नहीं, फटाफट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पी क्यू एस ये हाइट कितनी 3 होल अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट कितनी 6 - 3/2। तो 6 - 3/2 6 दूनी 12 9 9/2। तो यहां से ये चीज आ गई 2/3। तो ये देखिए बिना एरिया निकाले आंसर आ चुका है 2/3, टिक कर दें। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, कॉपी करिए। हाँ तो भैया इस पैराग्राफ का अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया। आइए सेकेंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन को दोबारा से लेके आए और देखें क्या क्या पार्ट है इसके अंदर और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो हमने बस इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी आर क्यू एस। तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पी आर क्यू एस इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया का डबल। अच्छा, ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो 6 + 3/2 बेस हो गई, 6 + 3/2 बेस हो गई। यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसका 2 टाइम्स ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस। बेस कितनी निकल के आ रही है, बेस निकल के आ रही है 6 + 3/2, तो 6 दूनी 12 15/2 और हाइट है √3, तो 15/2 इंटू √3। तो कितना आ रहा है, 2 से 2 कट गया, 15 √3/2। कैलकाटा 15 √3/2। ओह कैलकाटा नहीं होगा, गड़बड़ी कर दी, बॉम्बे 15 √3/2। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द पैराबोला एट अपर एंड ऑफ लेटस रेक्टम एंड पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स। तो पैराबोला का क्वेश्चन है, इसमें और किसी का कोई लेना देना नहीं है। आइए इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। तो आइए बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर ले आते हैं। तो यहां पर देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग पैराबोला, तो इसको क्रॉप कर लेते हैं हम लोग, नोट पेस्ट। अरे ओके, एक टेक्नोलॉजी। पैराबोला y² = 2x है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली पैराबोला का सवाल हो जाएगा। हाँ चलिए, तो अब ये पैराबोला का क्वेश्चन हो गया कि y² = 2x पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग पैराबोला एट अपर एंड ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के अपर एंड पर टच करता हुआ, तो y² = 2x यानी 4ax। तो फोकस कितना a, 0, तो यानी ½ 0। तो अपर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम a, 2a होता है, तो ½ 1। लोअर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ½ -1। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को L और L' से डिनोट करते हैं। तो बोलता है इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द पैराबोला एट अपर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। तो टचिंग द पैराबोला, टचिंग का मतलब है कि अपर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम पर जो टेंजेंट है, ये सर्किल को भी टेंजेंट और पैराबोला को भी टेंजेंट है। तो आइए इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें। y1 = 2, तो कट जाएगा x + ½ ये आ गई इस टेंजेंट की इक्वेशन, ये आ गई इस टेंजेंट की इक्वेशन अपर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम पर। तो जो सर्किल है वो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता है, तो यहां पर लगेगा फैमिली ऑफ सर्किल, याद होना चाहिए। इस लाइन को इस पॉइंट पर सर्किल टचिंग y - x - ½ at ½ 1
विल बी, हमको क्या निकालना है, हमको एक ऐसा सर्किल निकालना है जिसको इस पॉइंट पे टच करे और वर्टेक्स से पास करे। वर्टेक्स कितना, 0,0, यानी कुछ ऐसा सर्किल निकालना है जो टचिंग भी करे और वर्टेक्स से पासिंग भी करे। तो विल बी, तो इस सर्किल, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्किल x माइनस हाफ y माइनस 1 लैम्डा टाइम्स y माइनस एक्स माइनस हाफ इक्वल टू 0। अब ये सर्किल कहां से पास करना चाहिए, सर्किल 0,0 से पास करना चाहिए। पुट 0,0 एंड गेट लैम्डा एंड गेट सर्किल, हो गया। इस पर्टिकुलर पोर्शन में इलिप्स का कोई काम नहीं था, ये पर्टिकुलर पोर्शन पूरी तरह पैराबोला पर ही बेस्ड था। कॉपी करिए। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं, पहले एक थ्योरी का पॉइंटर देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, अब मैं आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स बताने जा रहा हूं और सब बच्चे इस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स पर विशेष ध्यान देंगे। ध्यान देखो, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, बिल्कुल ध्यान देखिए। ये देखिए, ये इलिप्स है। क्या कहती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स और कितने तरीकों से उसको देखा जा सकता है ये समझिए। ये इलिप्स का एक फोकस और ये इलिप्स का दूसरा फोकस। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स कहती है कि अगर कोई भी लाइट रे एक फोकस से निकलेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरे फोकस से पास होगी ही होगी। अब जरा इस लाइट रे के बारे में सोचिए, यहां से निकली तो यहां पास होगी होगी, फिर ये इस फोकस से निकलती हुई दिखेगी, यानी ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर इस फोकस के पास आएगी, फिर ये इस फोकस से निकलती हुई दिखेगी, यानी ये वापस से इस फोकस के पास आएगी। यानी अगर यूं समझिए कि एक बार कोई लाइट रे अगर फोकस से निकल गई तो टकरा टुकरू के वो बार बार दोनों फोकसों से ही निकलती रहेगी और धीरे 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 उसका एंगल कम होता जाएगा और बहुत कम 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 बहुत कम हो जाएगा। तो आइए इस प्रॉपर्टी को लिख लें। प्रॉपर्टी कहती है एनी लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through other focus। कोई भी लाइट रे जो एक फोकस से निकलेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस से पास करेगी करेगी। आइए इसी डायग्राम को एक बार और बनाएं और कुछ और बातें समझें। ये एक फोकस और ये दूसरा फोकस। अब अभी अभी आपने बोला कि कोई भी लाइट रे जो एक फोकस से निकलेगी वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से पास करेगी। अब समझिए ये पॉइंट है P और P पॉइंट पे नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है। और ये हो गया टेंजेंट P पॉइंट पर। यानी इस डायग्राम से मैं लिख सकता हूं कि नॉर्मल एट पॉइंट P विल बी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PSS डैश। जो PSS डैश ट्रायंगल बनेगा नॉर्मल उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। लिख देते हैं नॉर्मल एट पॉइंट P, नॉर्मल एट पॉइंट P विल बी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर will be in normal at point P will be internal angle bisector of triangle PSS dash, internal angle bisector of triangle PSS dash at point P। उसी प्रकार से अगर टेंजेंट की बात करें तो P पॉइंट का टेंजेंट इस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान देना इस ज्योमेट्री पर, टेंजेंट at point P will be external angle bisector
ऑफ ट्रायंगल PSS डैश एट पॉइंट P। तो नॉर्मल जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा ट्रायंगल PSS डैश का, और टेंजेंट जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा ऑफ ट्रायंगल PSS डैश का। जी कॉपी करिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। 2012 का सवाल, IIT JEE 2012, मिलजुल के करेंगे। द इलिप्स दिस इज इंस्क्राइब्ड, मतलब अंदर बनाया गया है, इन अ रेक्टेंगल R whose sides are parallel to coordinate axis। अब यहां पर बुद्धि लगाने की जरूरत है, जो आप लोग अक्सर बचा लेते हैं कि दिमाग नहीं लगाएंगे। x²/9 y²/4 इक्वल टू, देखो IIT का भी फेवरेट इलिप्स है ये, तो ये 3 हो गया, ये -3 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया। अब ये इलिप्स इंस्क्राइब किया गया है। इंस्क्राइब का मतलब रेक्टेंगल की सारी साइडों को टच कर रहा है, तो इलिप्स बिल्कुल ऐसा होगा, ये रेक्टेंगल बिल्कुल ऐसा होगा। ये बिल्कुल ऐसा रेक्टेंगल होगा। द इलिप्स दिस इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल R whose sides are parallel to coordinate axis। तो ये है वो रेक्टेंगल R जिसकी साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, और इलिप्स इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, इलिप्स इसके अंदर बनाया गया है। आगे बोलता है अनदर इलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 सर्कमस्क्राइब्स द रेक्टेंगल R। सर्कमस्क्राइब करता है और 0,4 से पास होता है। अब सर्कमस्क्राइब करने का मतलब यह हो गया कि सारे के सारे वर्टेक्स से पास होता है। जब भी कोई चीज इंस्क्राइब की जाती है, अंदर बनाई जाती है, तो सारी साइडों को टच करती है, और जब भी कोई चीज सर्कमस्क्राइब होती है, बाहर बनाई जाती है, तो सारे वर्टेक्स से पास होती है। तो बाहर वाला इलिप्स ऐसा है कुछ, बचपन से ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है, तो ये अंदर वाला इलिप्स को अपन ने E1 का नाम दिया है, अंदर वाला इलिप्स E1, बाहर वाला इलिप्स E2, और ये थ्रू द पॉइंट 0,4 से पास होता है, तो 0,4 से पास होता है, और चूंकि सर्कमस्क्राइब किया गया है, तो इस पॉइंट से भी पास होगा, 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 यानी 3,2 से भी पास होगा, -3,2 से भी पास होगा, -3 -2 से भी पास होगा, 3, इतने सारे पॉइंट हमको एलिप्स पर पता है, और 0,4 से भी पास होगा। अच्छी बात है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ E2 इज, तो E2 इलिप्स की इसेंट्रिसिटी अपन को बतानी है। ये बाहर वाला जो नया इलिप्स बना, इसकी इसेंट्रिसिटी हमको बतानी है। चलो कोशिश करते हैं इसेंट्रिसिटी के लिए। हम मान लेते हैं लेट E2 बी x² प्लस y² इक्वल टू 1। अब ये 0,4 से पास होता है, तो 0,4 पुट कर दीजिए, तो 0, तो b की वैल्यू, b² की वैल्यू या b की वैल्यू 4 निकल के आ जाती है। b की वैल्यू 4 निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0,4 से पास हो रहा है, x को 0 रख दिया तो b की वैल्यू, और ये 3,2 से पास होता है, तो 3,2 रख दीजिए, तो 3² 9/a² इज प्लस 4/4² इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, बदसूरत आ रही है क्या, 9/a², 1 - 4/16, 12/16, 3/4, तो मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 4 अपॉन 3 इज a², तो 4/3 a² की वैल्यू 12 आ गई, और b की वैल्यू 4 थी, यानी b² की वैल्यू 16 हो गई। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स की बात करें तो देखो यहां पर प्रपंच है, प्रपंच
ए स्क्वायर 12 है और बी स्क्वायर 16 है। ए स्क्वायर 12 है और बी स्क्वायर 16 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से छोटी है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी 12/16, तो रूट 4/16, तो रूट ऑफ 4/16 हाफ है ना। 16 में से 12 गए 4, 4/4 हाफ। आंसर आ गया कैलकाटा। बहुत सिंपल सवाल, बस एक लौता प्रपंच, के स्क्वायर बी स्क्वायर छोटा है, इसेंट्रिसिटी ध्यान से निकालनी है, सही फॉर्मूले का यूज करना है। कॉपी कर लीजिए।